नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था के विकास के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 138। हाँ, नमस्कार। पिछली बार हमने अनुच्छेद 137 पर बात की थी। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों की समीक्षा मतलब रिव्यू करने की एक असाधारण शक्ति देता है। जी बिल्कुल। और वो चर्चा इस बात पर थी कि कैसे न्यायपालिका खुद को सुधार सकती है और स्थिरता ला सकती है अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करके। अनुच्छेद 137 एक तरह से न्यायपालिका के अंदर की कार्य प्रणाली से जुड़ा था। बिल्कुल। आज की जो हमारी बातचीत है वो एक विस्तृत लेख पर आधारित है और ये लेख अनुच्छेद 138 की गहराइयों को समझाता है। हमारा उद्देश्य है ये समझना कि हमारी संसद यानी हमारी विधायिका कैसे कानून के जरिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को और बढ़ा सकती है। हाँ, ये एक आम धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बस तय हैं संविधान में। वही, क्या वो स्थिर हैं या समय और जरूरत के हिसाब से उनमें इजाफा हो सकता है? अनुच्छेद 138 इसी संभावना का दरवाजा खोलता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये वास्तव में हमारे संविधान के लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुच्छेद 138 का जो पहला खंड है, खंड 1, वो कहता है सर्वोच्च न्यायालय को संघ सूची के किसी भी विषय के संबंध में ऐसा अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा संसद विधि द्वारा प्रदान करे। अच्छा, तो यहाँ संघ सूची का जिक्र है, यूनियन लिस्ट। इसे थोड़ा सा और साफ कर देंगी ताकि सभी श्रोता आसानी से समझ सकें। हाँ बिल्कुल। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार या संसद को है, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, ये सब। तो अनुच्छेद 138(1) ये कहता है कि इन केंद्रीय विषयों से संबंधित मामलों में संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त मतलब पहले से जो शक्तियां हैं उनके ऊपर और नई शक्तियां या क्षेत्राधिकार दे सकती है। तो मतलब सरल शब्दों में संसद सुप्रीम कोर्ट के काम का दायरा बढ़ा सकती है। हाँ, लेकिन ये केवल उन्हीं विषयों पर होगा जिन पर संसद खुद कानून बना सकती है। हाँ, लेख में ये भी है कि ये प्रावधान न्यायपालिका को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रखने की सोच दिखाता है। हाँ, पर ये अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां कैसी हो सकती हैं? हाँ, क्या इसका कोई उदाहरण है? किस तरह की पावर? हाँ बिल्कुल, ये कई तरह की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए संसद एक नया कानून बनाती है और उसमें ये कहती है कि किसी खास किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सीधी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी, जबकि शायद पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। या फिर कोई नया उभरता हुआ क्षेत्र है, जैसे आजकल डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इनसे जुड़े जो जटिल कानूनी सवाल हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता है। मतलब ये मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नए किस्म के मामलों के लिए खोलने जैसा है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि संसद जैसे अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी की शक्ति है, स्पेशल लीव पिटीशन, उसे भी इस अनुच्छेद के तहत और मजबूत कर सकती है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से अनुच्छेद 138 अतिरिक्त क्षेत्राधिकार की बात करता है, एडिशनल। ये मौजूदा शक्तियों को बदलने या कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनमें कुछ जोड़ने के बारे में है। तो हाँ, संसद चाहे तो किसी विशेष क्षेत्र में अपील के अधिकार को और स्पष्ट करने या उसे बढ़ाने के लिए कानून बना सकती है, जो मौजूदा शक्तियों के सप्लीमेंट के तौर पर काम करेगा। जरूरी बात यह है कि ये सब संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ही होगा, अपने आप नहीं। समझ गया। लेकिन अनुच्छेद 138 का एक दूसरा खंड भी है, खंड 2। लेख उसके बारे में क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 138(2) थोड़ा अलग है। वो ये कहता है कि यदि किसी राज्य की सरकार और भारत सरकार दोनों सहमत हो तो संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को उस राज्य सूची के विषय पर भी अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां दे सकती है। ओहो, ये तो दिलचस्प है। मतलब राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों राजी हों। ये तो संघवाद मतलब फेडरलिज्म के सिद्धांत को ध्यान में रखता हुआ लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रावधान दिखाता है कि संविधान बनाने वाले हमारे केंद्र और राज्यों के बीच
शक्तियों के संतुलन को लेकर कितने सजग थे। राज्य सूची के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए राज्य की सहमति जरूरी है, अनिवार्य है। ये पक्का करता है कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न हो। तो ये जो पूरी व्यवस्था है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकती है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? संविधान सभा में इस पर क्या सोच थी? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, हमारी न्याय व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना था, उसे जीवंत बनाए रखना था। संविधान सभा की बहसों में इस पर काफी चर्चा हुई थी। उपलब्ध सामग्री बताती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ आज की जरूरतों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, बल्कि भविष्य में जो नई और जटिल परिस्थितियां पैदा होंगी, उनसे निपटने के लिए भी उसे सक्षम होना चाहिए। अच्छा, क्या उन्होंने कुछ खास कहा था कि ये कैसे काम करेगा या क्यों जरूरी है? हाँ, उनका विचार था कि संविधान सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की एक रूपरेखा तो दे रहा है, पर समाज और कानून की दुनिया बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं है। समय के साथ नए तरह के विवाद आएंगे, नई सामाजिक आर्थिक चुनौतियां सामने आएंगी। इसलिए संसद को ये अधिकार देना जरूरी था कि वो जरूरत पड़ने पर कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट को इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी साधन दे सकें, यानी कि अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां। उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये शक्ति निरंकुश नहीं होगी, ये हमेशा संविधान के दूसरे प्रावधानों के अधीन रहेगी। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के प्रावधानों के अधीन, लेख में भी इस पर काफी जोर है। इसका क्या मतलब है? क्या संसद कोई भी शक्ति दे सकती है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संवैधानिक सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का सिद्धांत आता है। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए का सीधा मतलब है कि संसद अनुच्छेद 138 के तहत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पहला, संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो, दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को छीनता या कम करता हो, या तीसरा, संविधान के किसी और अनिवार्य प्रावधान के खिलाफ जाता हो। तो मतलब संसद सुप्रीम कोर्ट को शक्तिशाली तो बना सकती है, पर संविधान से ऊपर नहीं। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस हुआ। बिल्कुल सटीक कहा। ये विधायिका की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन साधता है। संसद जरूरत के हिसाब से न्यायपालिका को मजबूत कर सकती है, लेकिन संविधान की सीमाओं के अंदर ही ये पक्का करता है कि शक्तियों का विस्तार मनमाना ना हो और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान बना रहे। अब कुछ व्यावहारिक उदाहरणों पर आते हैं। ओके। लेख में कुछ कानूनों का जिक्र है जो शायद अनुच्छेद 138 की भावना के तहत बनाए गए, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कैसे जुड़ा है इससे? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शायद सीधे तौर पर अनुच्छेद 138 का नाम लेकर ना बना हो, लेकिन इसने पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। इस कानून ने पर्यावरण संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और इसके उल्लंघन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का आधार तैयार किया। इसके बाद क्या हुआ? जनहित याचिकाएं, PILs आईं। उनके जरिए पर्यावरण के मुद्दे बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले दिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से संसद के बनाए इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पर्यावरण न्याय के क्षेत्र में एक विस्तृत भूमिका निभाने का रास्ता खोला, जो अनुच्छेद 138 की मूल भावना से मेल खाता है कि उभरते क्षेत्रों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकार का विस्तार हो। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT अधिनियम 2005 का, क्या लेख में इसका भी उल्लेख है? हाँ, NGT अधिनियम इसका एक और ज्यादा स्पष्ट उदाहरण है। इस कानून ने पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल NGT बनाया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया कि NGT के कुछ खास तरह के निर्णयों या आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक अतिरिक्त क्षेत्राधिकार देने का मामला है, जो पहले नहीं था। संसद ने कानून बनाकर NGT और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक न्यायिक लिंक स्थापित किया। ये तो काफी सीधा उदाहरण लगता है। क्या ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां अनुच्छेद 138 का इस्तेमाल हुआ हो या हो सकता है? निश्चित रूप से समय के साथ कई नए कानून बने हैं
जिनमें विशेष ट्राइब्यूनल्स बने हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत NCLAT है, या कंपटीशन एक्ट के तहत पहले कॉम्पैट था जो अब NCLAT में मिल गया है। इन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए अक्सर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोला गया है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे संसद अलग अलग विषयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करती रही है। लेख में 2023 के महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र था और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा शक्ति की बात हुई थी। क्या ये अनुच्छेद 138 से जुड़ा है? यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जैसा कि लेख भी शायद इशारा करता है, महिला आरक्षण बिल हो या कोई भी नया कानून, उसकी संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना, उसको जांचना, ये सुप्रीम कोर्ट के मूल न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 और 136 से जुड़ा है। अनुच्छेद 138 खास तौर पर संसद द्वारा कानून बनाकर अतिरिक्त क्षेत्राधिकार या शक्तियां देने के बारे में है। अच्छा, समझ गया। तो किसी कानून की समीक्षा करना और किसी कानून के तहत नया क्षेत्राधिकार मिलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी नए कानून के लागू होने से जुड़े किसी खास पहलू पर भविष्य में संसद अनुच्छेद 138 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट को कोई विशेष शक्ति दे, लेकिन सिर्फ कानून की समीक्षा करना वो अनुच्छेद 138 का सीधा उदाहरण नहीं है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था, शुक्रिया। अब एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या इस शक्ति के प्रयोग पर कभी कोई विवाद या चिंता जताई गई है? क्या कभी ऐसा लगा कि संसद अनुच्छेद 138 का इस्तेमाल करके शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को कमजोर कर रही है? देखिए, संवैधानिक कानून में शक्तियों के संतुलन पर बहस तो हमेशा चलती ही रहती है। कुछ अकादमिक या कानूनी विशेषज्ञ कभी-कभी ये चिंता जताते हैं कि अगर संसद बहुत ज्यादा विशिष्ट मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाएगी, तो इससे शायद हाई कोर्ट्स की भूमिका कम हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये भी तर्क दिया जा सकता है कि कार्यपालिका के प्रभाव में संसद कहीं न्यायपालिका को ऐसे अधिकार ना दे दे जो उसके मूल चरित्र के ही विपरीत हों। तो इसका समाधान क्या है? न्यायपालिका का इस पर क्या रुख रहा है? न्यायपालिका का रुख आमतौर पर यही रहा है कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है। संसद द्वारा अनुच्छेद 138 के तहत दी गई कोई भी अतिरिक्त शक्ति, वो भी संवैधानिक समीक्षा के अधीन होती है। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, भले ही वो कानून उसे अतिरिक्त शक्ति ही क्यों न दे रहा हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक तरह का न्यायिक अनुशासन बनाए रखता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग संयम से करने का प्रयास करता है। संतुलन बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका दोनों की भूमिका है। लेख में एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया था, दिल्ली में प्रदूषण का मामला। इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकती हैं कि कैसे अनुच्छेद 138 यहाँ प्रासंगिक हो सकता है? हाँ, इसे एक काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी स्थिति के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। मौजूदा कानून काफी नहीं साबित हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संसद एक नया बहुत व्यापक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम पास करती है। इस अधिनियम में बाकी प्रावधानों के साथ साथ संसद ये भी शामिल करती है कि इस कानून के तहत स्थापित किसी अथॉरिटी के फैसलों से अगर कोई गंभीर कानूनी सवाल उठता है या जहां मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा हो, तो उसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। अच्छा, तो संसद ने एक नया कानून बनाया और उसी कानून में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया रास्ता खोल दिया, खासतौर पे इसी कानून से जुड़े मामलों के लिए। बिल्कुल। अब जब इस नए कानून के तहत कोई जटिल मामला सामने आता है, मान लीजिए किसी बड़े उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर या नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा कोई मुद्दा, तो प्रभावित पक्ष या सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसद ने उन्हें अनुच्छेद 138 के तहत ये अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले की सुनवाई करेगा और जरूरी निर्देश जारी करेगा। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे संसद ने एक विशिष्ट समस्या जैसे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष न्यायिक भूमिका सौंपी।
यह वास्तव में दर्शाता है कि कैसे ये अनुच्छेद हमारी न्याय व्यवस्था को जमीनी हकीकत और नई चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। संसद एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को जरूरी कानूनी औजार या टूल्स मुहैया करा सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये हमारे संविधान की जीवंतता और उसकी अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक विकसित होने वाला दस्तावेज है। अनुच्छेद 138 इसी विकास और अनुकूलन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक डायनामिक संबंध बनाता है ताकि न्याय प्रभावी ढंग से दिया जा सके। ये दिखाता है कि कैसे हमारा सिस्टम बदलती ज़रूरतों के साथ कदम मिला सकता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो अनुच्छेद 138 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर और संविधान के मूल सिद्धांतों और सीमाओं का सम्मान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को संघ सूची के विषयों पर और राज्य की सहमति से राज्य सूची के विषयों पर भी अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां सौंप सकती है। ये हमारी न्याय व्यवस्था को भविष्य की अनिश्चितताओं और जटिलताओं के लिए तैयार रखने का एक अहम संवैधानिक उपकरण है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अनुच्छेद सिर्फ शक्तियों के विस्तार के बारे में नहीं है। ये न्याय तक पहुंच और संवैधानिक संतुलन के जो बड़े सिद्धांत हैं उनसे जुड़ा है। एक तरफ ये सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है और नई कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हों, पर्यावरण से या जटिल आर्थिक ढांचों से, हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका उनसे निपटने के लिए तैयार हो सके। दूसरी तरफ ये संविधान के प्रावधानों के अधीन वाली शर्त लगाकर ये भी पक्का करता है कि ये विस्तार संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही हो। ये वास्तव में दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान लचीलेपन और नियंत्रण के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधता है, ताकि व्यवस्था बदलती ज़रूरतों के अनुकूल भी ढल सके और अपने मूल सिद्धांतों पर भी कायम रहे। ये वाकई बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संतुलन है और भविष्य की ओर देखते हुए ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अभूतपूर्व गति से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के आने से नैतिकता और कानून के बिल्कुल नए सवाल खड़े हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। इन सब नई हकीकतों को देखते हुए भविष्य में अनुच्छेद 138 का उपयोग कैसे हो सकता है? क्या हमें AI द्वारा लिए गए फैसलों से पैदा होने वाले विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील के रास्ते की जरूरत होगी? क्या जलवायु परिवर्तन के असर से विस्थापित हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए न्यायिक क्षेत्राधिकार बनाने पड़ेंगे? न्याय व्यवस्था को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद को आने वाले दशकों में सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार के नए, शायद आज हम सोच भी नहीं सकते, वैसे क्षेत्राधिकार सौंपने की जरूरत पड़ सकती है। ये सोचने वाली बात है कि बदलते समय के साथ न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधान का भविष्य क्या आकार लेगा।